चलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अपना काफी इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया, जिसमें मेटल कैसे पहचानना, नॉन मेटल कैसे पहचानना, मेटलॉइड्स कैसे पहचानना, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, कौन लेता है, ये सारी चीज अपनी हो गई। जैसे ट्रिक्स के तौर पे बताता है कि जिसके भी वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन रहते थे इलेक्ट्रॉन डोनर, 4 से ज्यादा हो जाते थे एक्सेप्टर, और 4 रहते थे ड्यूअल नेचर। सिर्फ इसके लिए एक्सेप्शन हमारी इनर्ट गैसेस है और हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन में हमने कहा था एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, बट वो दोनों टेंडेंसी करता है। इट कैन डोनेट और एक्सेप्ट, बट एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इज टू मच। ये सारा हमारा हो गया है। पहले 20 एलिमेंट में स्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है, ये भी हो गया था कि जिनका भी वैलेंस शेल कंप्लीटली फील्ड है या जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो सारे स्टेबल, और ये दोनों रूल जहां सेटिस्फाई नहीं होते वो अनस्टेबल। हमारे डे टू डे लाइफ में हमने कहा था कि ओनली दोज एलिमेंट आर अनस्टेबल विच आर कंपेरिजन विथ देयर नियरेस्ट स्टेबल। तो हमारे पहले 20 एलिमेंट जो स्टेबल एलिमेंट थे वो है हीलियम, नियॉन एंड एरेगॉन, और बाकी सारे एलिमेंट इसके साथ जेलसी करते हैं। उसके जैसे बनने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन देता है, कोई लेता है, लेकिन हर हालत में नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनने की उसकी 100% कोशिश रहती है। तो ये अपनी चीजें ध्यान में रखना आपने। ओके, तो आज अपन सेकंड पार्ट के चलते। तो पहला पार्ट जो होता था हमने तो डिटरमिनेशन ऑफ साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू शेल अभी भी चल रहा है अपना। सब शेल पे जब जाएंगे तब देखेंगे, ऑर्बिटल्स में जब जाएंगे तब देखेंगे। अपने कोडवर्ड याद रखना, शेल यानी सिटी, सब शेल यानी घर, सब शेल यानी कॉलोनी, और ऑर्बिटल्स यानी घर। घर कोई भी कॉलोनी का हो, 2 ही जने बैठेंगे, फिर उस कॉलोनी में कितने घर है वो देख के उसके हिसाब से टोटल लोग। ये सारा अपना जो 3 लेक्चर हो गए थे पहले, उसके हिसाब से 4 लेक्चर हो गए, उसके हिसाब से चलेंगे। सो व्हाट आर द नेम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स? सो रिकॉल फास्ट, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, fluorine and neon. These are the 10 elements. Next 10 element है हमारा, that is sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. ये अब रैपिडली आना चाहिए, ये अपने दिमाग पे फिट होना बिल्कुल, क्योंकि इसी पर सारा खेल है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारा अपना रूटीन है, अब उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 1, इसका 2, इसका 2, 1, इट इज 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। इसका है that is 2, 8, 1, it is 2, 8, 2, it is 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, then it is 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 1 एंड 2, 8, 8, 2। क्यों, क्या, कैसे, सारा हो चुका है। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज नोन एज वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। अब हमने देखा है कि इसमें से हीलियम हमारा मोस्ट स्टेबल है, नियॉन हमारा मोस्ट स्टेबल है, और इधर एरेगॉन हमारा मोस्ट स्टेबल है। क्यों? हो गए, क्योंकि इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट फील्ड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और वैलेंस शेल भी कंप्लीट है, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं। बट जो बचे हुए 7 एलिमेंट, 17 एलिमेंट्स है, वो सबके समय बाकी के नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे बनना चाहती, इसलिए अपन ने कल देखा था वो क्या करना चाहते। तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने निकाल दिया था, ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे इसको पहले। सो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हमने एक कहा था कल,
जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर उतने पॉजिटिव चार्ज आते हैं, मीन्स उसके न्यूक्लियस में उतने प्रोटॉन एक्सेस हो जाते हैं, और जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, क्योंकि उसके इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास ज्यादा हो जाते हैं और उसके न्यूक्लियस में उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्ज नहीं होने की वजह से वो एक्सेस हो जाते हैं। तो एक ही ख्याल में रखना कि those who are donating the electron become positively charged, those who are accepting the electron become negatively charged, और जो इसमें दोनों टेंडेंसी दे कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि केमिस्ट्री में चार्जेस क्रिएट करते आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने गलत चार्ज लिख दिया तो हो गया, और अपने को इस पर से आराम से समझ में आता है कि किसकी टेंडेंसी क्या है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनना चाहता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेता है तो -1 हो गया, और बहुत ज्यादा हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इसलिए अपन ने लिखा है +-1। हीलियम 0 देता भी नहीं लेता भी नहीं, इसलिए हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑलवेज 0 है। लिथियम हीलियम जैसे बनना चाहता है, इसलिए उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसलिए +1। इसको हीलियम जैसे बनना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए +2। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए +3। ये +-4, क्योंकि ये हीलियम जैसे बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन देना है, नियॉन जैसे बनना है तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना है, और दोनों भी टेंडेंसी है। लेकिन हमने कहा था कि उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, देने की टेंडेंसी कम है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए -3। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए -2। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसलिए -1 और 0। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेट बाय इट और हाउ मेनी electron will be accepted by it, or simply it is the tendency to donate the electron or tendency to accept the electron to become stable। यहाँ पे सोडियम किसके जैसे बनना चाहता है? नियॉन के जैसे बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है तो 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 3, क्योंकि दे आर ऑल क्लोज टू द नियॉन। सिलिकॉन +-4, phosphorus -3, -2, -1 because they try to become stable like argon। Potassium and calcium is also try to become stable like argon, so इसलिए +1, +2। अब एक थोड़ा नोटिस करो कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, कैल्शियम, एक एक बात ध्यान में रखना भाई। जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे वैसे वैसे आइडियाज क्लियर होगी कि मेटल पर ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मेटल कभी भी निगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता। ये दिमाग में फिट करके रखना है, क्योंकि अपन ने कहा है वो गुड कैटेगरी पीपल है और दान पुण्य करने वाला है, किसी से लेता नहीं, ऑलवेज दान पुण्य करता है। तो एक चीज अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि मेटल बोलने के बाद दे विल नेवर कैरी नेगेटिव चार्ज, दे विल 100% कैरी पॉजिटिव चार्ज। और कितने? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते उतने ही उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, अब हमें मालूम है कि इसमें से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये मेटल है, क्योंकि दे आर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल लाइक हीलियम। कार्बन हमारा मेटलॉइड में अपन ने डाला है, हालांकि वो नॉन मेटल है, बट दोनों टेंडेंसी, इसलिए हमने मेटलॉइड में डाल के रख दिया उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए। बट लोग पूछते हैं कार्बन कौन है, क्योंकि नॉन मेटल, क्योंकि 80% नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये 100% हमारे नॉन मेटल है, ये इनर्ट है। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है, सिलिकॉन हमारा मेटेलॉइड है, दोनों टेंडेंसी वाला है। ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ये 100% नॉन मेटल है, और पोटेशियम, कैल्शियम मेटल है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन ने लिखी है कि द एलिमेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल इज अ मेटल, द एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल इज नॉन मेटल, an element which can donate or accept the electron to become stable is a metalloid, and the element which can neither donate nor accept the electron to become stable, that is called inert acid। ये सारा हो गया। आज हमने कुछ सीखना क्या है? तो हमें मालूम है सारे नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसका उल्टा उर्फा नेम बोले और उसका आप दूसरा नाम बोले तो दैट इज कॉल्ड आल्सो पॉपुलर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेटल का दूसरा नाम बोला था, हमने लिख के दिया था, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब इसमें से अब हमें और स्टडी करना चालू करना है। जैसे ये कोविड-19 के इस स्पैन में बहुत सारी चीजें सेल्फ माइंडेड चालू है, अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी चालू है, दैट्स गुड फॉर फ्यूचर, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग लगाया जा रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। और जो बंदा क्रिएटिव माइंड का होता है ना,
जिंदगी में उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसलिए ट्राई टू बिकम ए क्रिएटिव, डोंट बी मगर। मगिंग वाला स्टूडेंट नहीं बनना है कि आया कुछ भी लर्न करा, आके बंद करके मार पड़ रहे, इधर से पढ़ा दूसरे दिन गायब, वो स्टडी नहीं है। पढ़ाई ऐसे करो कि जैसे मैं जो ट्रिक्स देता हूं वो दिमाग में फिट करके रखना, कि एखादा कोई गुंडा मवाली आतंकवादी दिखा कि अपने को धड़ से दिमाग में आना चाहिए, अरे यार ये तो टेररिस्ट है, मीन्स केमिस्ट्री का ये नॉन मेटल है। एक आधा साधु संत आ गया, रामदेव बाबा ही दिख गए, तो अपन एक हंसी मजाक में बोल सकते कि हमारा मेटल आ गया, क्योंकि उनके अच्छे काम है। एक आधे घर में अपने बच्चे हैं, यहाँ पे इधर के उधर टहल रहे, मस्ती कर रहे, इधर मम्मी ने डांटा तो उधर भागते, उधर से पापा ने डांटा इधर भागते, ये जो रहते हैं दे आर मेटलॉइड्स। And you always correlate mathematics, physics and chemistry to our daily life, क्योंकि सारी चीजें ये हमारे डे टू डे लाइफ में होती है, सिर्फ उसका वर्डिंग अलग है। तुम राइट फ्रॉम फर्स्ट डे देख रहे होंगे, मैं ऑलवेज हर चीज को अपने पर्सनल लाइफ से कंपेयर कर रहा हूं, और तुम देखोगे लास्ट तक के कि जो हमारे लाइफ में होता है वही साइंस में होता है, सिर्फ हमारे ओन लाइफ में वर्ड्स अलग है और इधर हमारे केमिस्ट्री में वर्ड अलग है। ओके, अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है सभी को, अपने आप सोचो, आंसर जो भी होगा आपके मन में रखना। अरे पर अपने इनर मन ने, इनर सोल ने आंसर देना चाहिए कि यार सर ने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं तो वहां हूं नहीं। तो अपन खुद ही टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट बनो, और जो जो क्वेश्चनिंग मैं करता हूं उसका आंसर तो मन में लाने की कोशिश करो कि यार इसका आंसर ये हो सकता है, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग दैट इज डिफरेंट थिंग। ये चीजें जब आप करोगे ना तो जिंदगी भर मुझे याद रखेगी कि नहीं सर ने जो बोला तो इसे ही बोला। और इसलिए मैं आपको बोलता हूं क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी कहीं एक आधी सीरियल देखता हूं, एक आधा पिक्चर देखता हूं, कहीं दुखता है, मैं देखता हूं कि मैं बच्चों को कौन सा एग्जाम्पल का को रिलेट कर सकता हूं। वो एग्जाम्पल जिंदगी भर याद रहते। जैसे अभी कॉलोनी बोला तो एकदम से हमारे को सबसे याद आनी चाहिए, शहर बोला कि शेल याद आना चाहिए, घर बोला कि ऑर्बिटल से याद आना चाहिए। ये जब तक नहीं आएंगे तब तक तुम खुद होके अपना डेवलप नहीं कर सकते। नॉन मेटल दिखा के डर जाना चाहिए कि भाई ये लूटने वाला है, सब अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने वाला, ये दिमाग में आ गया कि समझ जाते इसका काम क्या है। मेटल दिखा के खुशी होनी चाहिए कि यार ये तो दान पुण्य करने वाला, चलो मोस्ट वेलकम, एकदम हंसी आ जाती है, एकदम स्टेबल हो जाते हैं, एकदम अपने को रिलैक्स महसूस होता है। और मेटलॉइड ने बच्चे का नेचर कैसा है उसके हिसाब से भी अपन देखते हैं। अगर कोई एक आधा कमजोर बच्चा है तो उसको दबाने की कोशिश करके एग्रेसिव होगा तो अपन एडजस्ट हो जाते हैं, पर बच्चे का नेचर देख के अपन अपना बिहेव करते हैं और बच्चा भी अपना देख के नहीं बिहेव करता है, तो उस टाइप से। अब मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि मैंने अगर कहा कि अगर मान लो आप आपके कॉलोनी में अपोजिट साइड से आ रहे और उसके अपोजिट साइड से 3 जने आ रहे, एक गुंडा है आपके कॉलोनी का, एक बहुत सज्जन इंसान है और एक छोटा बच्चा है, ऐसे तीनों साथ में आ रहे हैं और तुम अपोजिट साइड से आ रहे। अगर आपको विश करना रहा तो आप किसको विश करेंगे भाई? ये अपने दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यहां से साइंस स्टार्ट होता है कि उधर से हमारी तरफ एक गुंडा आ रहा है, एक अच्छा इंसान आ रहा है, बच्चा आ रहा है, और हम अपोजिट साइड से जा रहे हैं। तब विश करने की नौबत आएगी तो अच्छे इंसान को विश करेंगे, बुरे इंसान को विश करेंगे, कि बच्चे को विश करेंगे। अब यहां तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या हो सकता है आंसर। कुछ लोग अच्छे इंसान को बोलेंगे, पहले 90% अच्छे इंसान को बोलते हैं, कुछ 5-6% बदमाश को बोलेंगे, गुंडे को बोलेंगे, कुछ बच्चों को बोलेंगे। बट सही आंसर इसका क्या है बताओ आपको? वो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल बाजू में रखते। अब मैं मेरा एग्जांपल लेता। मान लो कि आपके घर में कोई एक आधा फंक्शन है और मैं आपके कॉलेज में आपका ही क्लास टीचर हूं, कॉलेज की बात कर रहा हूं। आप मेरे कॉलेज में, मैं आपका क्लास टीचर हूं और आपके घर में कोई फंक्शन है, तो मुझे बताओ आप मुझे इनवाइट करेंगे कि नहीं करेंगे? तभी आंसर अलग अलग आ सकते। कोई बोलेंगे क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, कोई बोलेंगे करेंगे। अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन एक्यूरेट आंसर जिसके दिमाग में आ रहा होगा वो सही बंदा है। मैं क्लास टीचर, तुम मेरे क्लास में, तुम्हारे घर में फंक्शन है, बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे?
तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर बुलाएंगे, नहीं करेंगे। अब मेरा आगे का क्वेश्चन क्या है कि जो भी बुलाने वाला है, जिसके भी दिमाग में है, वो मुझे दिल से बुला रहा है कि दिमाग से बुला रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। क्योंकि तुम्हें हर बार अपने आप को सेल्फ क्वेश्चनिंग करते जाना है कि भाई यार सर को बुलाना है तो क्यों बुलाना है, नहीं बुलाया तो क्या होगा। तो 100% जो बच्चा मुझे बुलाने की सोच रहा है वो समझ जाना क्रिएटिव माइंड का है। अब क्रिएटिविटी कौन सी यहां पे, तो क्रिएटिविटी यहां पे ये रहेगी, क्लास में रहा तो ज्यादा और अच्छा मजा आता है इसमें। अभी मैं बता रहा हूं, मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो नेचुरली कुछ बच्चे मुझे बुलाने की कोशिश करेंगे, चलो अपन सर को इनवाइट करते, लेकिन दिल से कि दिमाग से, दिल से कोई नहीं बताता है टीचर को, दिमाग से बुलाएगा। क्यों? क्योंकि मालूम है कि सर के हाथ में मार्क्स रहते हैं, और अगर सर को अपने खुश रखा तो अपने को 2 मार्क्स ज्यादा रहेंगे। अरे कहीं ना कहीं उसके मन में मेरे बारे में डर है, मैं करूं या ना करूं बच्चा खुद ही सोचता है। और जिस दिन फंक्शन रहेगा उस दिन मान लो मैं, एक आधे आपके फैमिली का बहुत अच्छा इंसान और एक आधा बच्चा, तीनों साथ में आएंगे, तो आप किसको पहले विश करेंगे? अच्छे इंसान को करेंगे। अच्छे इंसान को किया तो उसको माइंड नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो एक नेक इंसान है, लेकिन मेरा तो सटक जाएगा, साला इसके घर को गया और मेरे को विश तक नहीं किया। बच्चा तो बच्चा ये इनोसेंट रहता है, उसको तो किया क्या नहीं किया फर्क नहीं पड़ता। तो आपको किसको करना पड़ेगा पहला विश? मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे बुरा ना लगे, क्योंकि मुझे बुरा लगा तो उसका रिजल्ट आता, उसका इफेक्ट आता मार्क्स पे। यानी इसका मतलब आप मुझे कैसे बुला रहे, दिल से या दिमाग से? 100% दिमाग से बुलाया जाता है। यार चलो सर को बुला लेते हैं, थोड़ा सा अच्छी बातें करते हैं, सर को अच्छा लगेगा तो मुझे 2-4 मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, भले ही वो टीचर वैसा रहे कि ना रहे। लेकिन बच्ची की साइकोलॉजी इस टाइप से हो सकती है, जरूरी नहीं होगी, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, क्योंकि नेचर्स लॉ है, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन फॉर एवरीथिंग। अब चलो ये बताए कि मेजॉरिटी में ये किया जाएगा, ये 100% है। क्यों? क्योंकि उसको मुझे डर लग रहा है कि सर को विश नहीं किया, सर को बुरा लग गया तो उसका इफेक्ट मेरे मार्क्स पे आएंगे। यानी वो अच्छे इंसान को पहले विश कर रहा है कि बुरे, 100% पहले हम बुरे इंसान को विश करते। क्यों? क्योंकि वो बुरा इंसान अगर स्टेबल हो गया तो हम तो वैसे ही स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि अच्छे इंसान को विश करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही समझ जाता है कि बच्चे का ध्यान नहीं होगा, उसके पास ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड्स है। लेकिन गलत एटीट्यूड्स रहते हैं गलत लोगों के पास, और इसलिए मैं अपने आप में कौन सी कैटेगरी में आता हूं? बैड कैटेगरी में आता हूं। भला मैं हूं या ना हूं, पर बच्चों के दिमाग में मैं बैड कैटेगरी में हूं, और इसलिए मैं कौन हूं कि यूनिवर्सिटी की भाषा में नॉन मेंटल हूं। यानी स्कूल के भाषा में देखा गया तो मैक्सिमम बच्चे टीचर से डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो मन में अलग अलग ख्याल आते हैं उनके, एंड एवरी टीचर इज इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट? नॉन मेंटल। तो मैं अपने आप पे ले रहा हूं। और वही कॉलोनी की भी बात करेंगे तो अच्छे इंसान को नहीं भी आपने विश किया तो समझ जाएगा बच्चे का ध्यान नहीं होगा, लेकिन बुरे को नहीं किया तो वहीं एक कन्फर्ट में देंगे आपके, क्यों दिखता नहीं तेरे को। तो ये अपन ने अपने आप को अनस्टेबिलिटी करने के लिए हम बुरे की अपन पहला ध्यान रखेंगे, उसको विश करके उसको खुश करेंगे, वो खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे। व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम ऑल दिस एग्जाम्पल? केमिस्ट्री में भी जब आप स्टडी करोगे पहले, तो आपको सबसे पहले ध्यान किसका रखना होगा? नॉन मेटल का। आपके मॉलिक्यूल में जो नॉन मेटल चाहता है, जो उसको चाहिए, वो उसको देना पड़ेगा। अगर नॉन मेटल स्टेबल हो जाएगा तो बाकी अपने आप स्टेबल हो जाएंगे। और इसलिए यहां से अब शुरुआत होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस की, कि जब भी मैं किसी मॉलिक्यूल का स्टडी करूंगा तो मेरा पहला ध्यान नॉन मेटल पे जाएगा कि भाई इसको जो चाहिए वो दे दो, वो शांत हो जाएगा तो अपने आप बाकी पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। तो ये अपने दिमाग में फिट रखना। तो व्हेनेवर वी हैव टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल, और फर्स्ट फोकस, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ऑन नॉन मेटल। अब उसके बाद किसका ध्यान रखेंगे? उसके बाद मेटलॉइड्स का, बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेटल तो अच्छी कैटेगरी के, उनके ध्यान रखने की जरूरत नहीं, वो सेल्फ सेंटर्ड है। और फिर अपन देखेंगे मेटल की। तो इस तरीके से जब भी मुझे केमिकल स्टडीज करना है तो मेरा पहला नॉन मेटल पे रहेगा, फिर मेरा मेटलॉइड्स पे रहेगा, और फिर मेरा मेटल पे रहेगा। इस टाइप से एक सीक्वेंस बना लो। केमिकल रिएक्शंस तुम अपने आप इमेजिन करके बना सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल वहां पे वही करेगा जो उसको करना है। जितने उसको इलेक्ट्रॉन लूटना है वो लूटेगा।
उसी से लूटेगा ये जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल है टेररिस्ट है। क्या इनको मेहनत का पैसा चाहिए कि फुकट का चाहिए? ये कभी मेहनत नहीं करते, इसको मैसेज डालेंगे, उसको धमकियां देंगे, ये करेंगे, इतने पेटा दे, इतने खोके देने तो उड़ा देते, ऐसे डरा धमके के पैसे लेते हैं, नहीं इनको फुकट का पैसा होना। तो वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में नॉन मेटल को जो फ्री में इलेक्ट्रॉन देता है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन देता है, उसी पर वो पहले अटैक करते हैं, और जो आसानी से नहीं देता उस पर बाद में अटैक, लेकिन अटैक सब पे करते। तो स्टडी करते हुए ध्यान में रखना कि सबसे पहले नॉन मेटल का स्टडी, फिर मेटलॉइड का स्टडी, और फिर मेटल का स्टडी। नॉन मेटल का काम लूटमार, मेटलॉइड का जिदरदम उदरहम, और मेटल का ऑलवेज दान पुण्य। ओके, तो इस टाइप से अब मुझे अगर स्टडी करना है इसमें, तो मैं पहले किसकी स्टडी करूंगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इनका काम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, गावठी भाषा में इलेक्ट्रॉन खींचना। अब हमें यह देखना है कि सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है नॉन मेटल, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखना है कि विच इज द मोस्ट डेंजरस नॉन मेटल, कौन नंबर 1 लुटेरा है, एंड विच इज द वीकेस्ट नॉन मेटल कि जो बहुत कमजोर इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है। तो एक एक की स्टडी करते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो तुमने 10 तक के पढ़े, सीबीएसई आईसीएसई बच्चों ने तो 100% पढ़ा है। इसलिए मैंने कहा कि ये फाउंडेशन एक बार अपना पीक हो गया कि फिर हमें कोई चिंता ही नहीं, मेरे से ज्यादा तुम फटाफट कर लेंगे। अब हमें मालूम है कि हमारी स्टडी करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, और यहां पे हमारा फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, ये तीनों। अब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी होगा। तो इस पर से हमें मालूम है कि यहां पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कौन है? क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस में सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है? तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग इंसान होते हैं, कुछ बच्चों के करेक्ट भी हो सकते हैं। जब मैं आंसर दूंगा तो अपने आप टैली कर लेना कि वेदर दैट आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पहले मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं, और उसके बाद आप जिंदगी भर याद रखेंगे उसको। जैसे अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? जस्ट इमेजिन यू आर इंडियंस, हम एक भारतीय है, और हमारे संस्कृति पूरे गांव को पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो जब घर में मेहमान आता है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होता है? मम्मी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काम बढ़ जाता है। पापा? बिल्कुल नहीं, एंगेज होते। तो सबसे ज्यादा खुश बच्चे कौन? फिर बच्चे। अब बच्चे क्यों खुश होते हैं? उसके अलग अलग रीजन है, बट मेन रीजन मैंने पहले दिन कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि इनको मालूम है कि ये आज ना कल जाने वाला है, और जाते वक्त हमें पैसे देके जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में वही है कि जाते वक्त मेहमान बच्चों को पैसे देके जाते हैं, और इसलिए बच्चे खुश होते हैं। खाने पीने की बात आज के जमाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा मिलता है, पुराने जमाने में ठीक है, लेकिन हमारे आज के डेट में हमें कि इतना मालूम है कि जिस दिन मेहमान जाते हैं बच्चों को पैसे लेके जाते हैं। अब ये एग्जांपल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। तो मान लो कि मेहमान का जाने का दिन आ गया, हमारे घर में छोटे बच्चे भी है, आप जैसे 11-12 वाले भी बच्चे हैं, और बुजुर्ग भी है। तो जैसे ही मेहमानों ने कपड़े पहनना शुरू किया, तो आप इमेजिन करो थोड़ा सा कि उनकी इर्द गिर्द कौन घूमते? 100% कौन घूमते? छोटे बच्चे घूमते रहते, क्योंकि उनको आदत पड़ी रहती कि आप जाते हो कि पैसे देने वाले हैं। तुम्हारे भी मन में थोड़ी सी लालसा छूटती है कि चलो आज कुछ ना कुछ तो मिलेगा जाते वक्त। सिर्फ इतना है कि शर्म के मारे तुम आगे पीछे नहीं घूम सकते, लेकिन अलग जगह बैठे एक एंगल लगा के देखते हो मेहमान कब निकल रहा है, बराबर उस टाइम सामने आ जाते अपन। ये सारा मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, और तुम भी एक्सपीरियंस करते हैं इसको। अब उतने में अगर मम्मी ने डांट लिया बच्चों को, छोटे बच्चों को, चलो बाहर जाओ खेलने को, बच्चे जाएंगे? मम्मी ने कितना भी डांटा तो बच्चे ठेंगा देखेंगे, अभी तो नहीं जाएंगे हम। तो फिर वो क्या करते हैं? मेहमान के गोल गोल घूमते रहते। कब तक? जब तक पैसे नहीं देते तब तक। और पैसे आने केमिस्ट्री में कौन? इलेक्ट्रॉन्स। और इसीलिए अब तुम्हारे मन में भी लालचा छूटी हुई है, बट तुम्हारी
साइज बड़ी है, केमिस्ट्री के भाषा में एटॉमिक साइज बड़ी है, आप थोड़े हाइटेड है, थोड़ा सा बड़े हैं, और वो छोटे साइज वाले हैं, यहाँ पे हमारा रूल साइज से जुड़ा हुआ है कि जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो छोटे साइज वाले हैं, जो दूर से लालसा लगा के बैठे हैं वो बड़े साइज वाले हैं। दोनों के अंदर सेम टेंडेंसी है कि भाई हमें मिले। अब मान लो मेहमान आपके पास गए, आपके पास आए और बोला बेटा ये 10 रुपए ले, तो आप लोग नाटक करते, नहीं अंकल आंटी मैं बड़ा हो गया, मुझे जरूरत नहीं, कुछ नहीं। मन में तो लगता भाई 100 से 200 रुपए देना, मन में लगता है, लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन नाटक करते हैं। जैसे ही अपन ने वो अंकल ने हाथ पीछे करने ले चालू किया कि अपन तुरंत बोलते ठीक है अंकल आप बोलते तो दे दो। ये हमारी डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिस है। लेकिन क्या किया आपने बेशरम की नहीं किया, थोड़ा सा पहले नहीं करके नाटक किया, और बाद में जब उन्होंने नहीं बोलने की कोशिश की तो अपन ने हाथ सामने किया कि भाई जो है वो तो दे। मन में तो लग रहा था कि 200 रुपए दे, लेकिन अगर छोटे बच्चों के सामने उन्होंने 10 रुपए निकाले तो बस ना छोड़ो, सामने करते से बच्चा छीन लेता है डायरेक्ट, ले बोलने की जरूरत नहीं, शर्माने का तो सवाल ही नहीं। यानी इसका मतलब पैसे खींचने की टेंडेंसी छोटे बच्चों की ज्यादा है कि बड़े बच्चों की ज्यादा है? 100% दोनों की टेंडेंसी है, लेकिन सबसे पावरफुल विड्रॉइंग कौन रहता है? स्मॉल साइज वाले, और थोड़े स्लो लार्ज साइज वाले। तो ये दिमाग में कंसेप्ट रखना कि जिस एटम की साइज सबसे स्मॉल रहेंगी उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा रहेगा, और जिस एटम की साइज लार्ज रहेगी उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम रहेगा। विड्रॉइंग पावर दोनों में है, लेकिन स्मॉल वालों में ज्यादा है, लार्ज वालों में कम। अब जैसे ही मेहमान चले गए तो फिर हमारी मम्मी आती, बच्चों को बोलते ला इधर, बाद में जब काम पड़ेगा तब दूंगी। तो कौन पहले देगा? आप बड़े बच्चे देंगे कि छोटे बच्चे देंगे? इस पर भी इमेजिन करो। तो कोई देने के मूड में तो है नहीं, क्योंकि पैसा अपना है। लेकिन माँ ने अगर एकादा दुर्गा देवी का अवतार ले लिया, देते कि नहीं देते, तो पहले कौन देगा? छोटे बच्चे देंगे कि बड़े देंगे? 100% वहां पे बड़ों को देना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि नहीं दिया तो उसमें घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो बोलेंगे लेकिन दिया। लेकिन छोटे के अगर मांगा वो मानते ही नहीं, और छीना तो तांडव नृत्य करता है, ये फोड़ वो फोड़, मेरे पैसे चाहिए मेरे पैसे चाहिए, वैसा बड़ा नहीं करता, क्योंकि मैच्योरिटी रहती थोड़ी। और इसलिए देते वक्त लार्ज साइज वाला फास्ट देता है, स्मॉल साइज वाला स्लो देता है। ये दिमाग में इतना फिट करके रखना है, क्योंकि 99% ये केसेस आपको काम पड़ती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन लेन देन का काम पड़ा कि पहला ध्यान जाना चाहिए हमारा एटॉमिक साइज पे। तो जिसकी एटॉमिक साइज सबसे स्मॉल उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा, और जिसकी एटॉमिक साइज ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम। जबकि देते वक्त जिसकी एटॉमिक साइज लार्ज वो पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिसकी एटॉमिक साइज स्मॉल वो स्लो डोनेट करेगा। और इसीलिए अगर मुझे नॉन मेटल की स्टडी करना है तो सबसे पहले स्मॉल साइज नॉन मेटल देखने पड़ेंगे, क्योंकि विड्रॉइंग है, और विड्रॉइंग है नॉन मेटल है, तो जिस नॉन मेटल की साइज सबसे स्मॉल वो पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और जिस नॉन मेटल की साइज लार्ज वो स्लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एंड स्मॉल साइज वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लूटने की ताकत ज्यादा है, और लार्ज साइज वाले की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी छीनने की टेंडेंसी कम। ओके, और मुझे मेटल की स्टडी करना है, तो मेटल की स्टडी करना है तो फिर क्या करेंगे? हमें लार्ज साइज वाला देखना पड़ेगा। जिस मेटल की साइज लार्ज है वो पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिस मेटल की साइज स्मॉल है वो स्लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब इसके बाद में ये जो 2-3 एग्जांपल मैंने दिया आपको, इसलिए कि अपने दिमाग में फिट चाहिए कि जब जो मुझे सोचना है उसके लिए कौन सा एग्जांपल लगाना। और अकॉर्डिंग टू दिस, जब भी मुझे नॉन मेटल की स्टडी करना है, आई विल फोकस ऑन स्मॉल साइज नॉन मेटल। जिस नॉन मेटल की साइज सबसे कम है वो पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा, और जिस नॉन मेटल की साइज लार्ज है वो स्लो विड्रॉइंग रहेगा। और जब भी मेटल की स्टडी करना है मुझे, तो जो लार्ज साइज मेटल है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और स्मॉल साइज वाला स्लो। यानी इसका मतलब नॉन मेटल में स्मॉल साइज नॉन मेटल इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड लार्ज साइज नॉन मेटल इज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल में लार्ज साइज मेटल इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड स्मॉल साइज इज ए स्मॉलेस्ट दैट इज कॉल्ड लोएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये जो बातें बता रहा हूं, हर एक चीज को एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना। मैं जो बातें कर रहा हूं 99% में है। पढ़ाई करते हो अपने 99% की ध्यान रखना नहीं, 1% जो एक्सेप्शन है उसका ध्यान में रखना, तो कॉम्पिटिटिव में रिजल्ट अच्छा आता है। क्योंकि अपने दिमाग में आइडिया फिट हो गई, अब कहीं कहीं प्रॉब्लम जाती है।
तो जहां प्रॉब्लम जाती है उतना ध्यान में रखना और इमीडिएटली पिक कर लेना। हाँ, देखो तुम्हारा रिजल्ट कॉम्पिटिटिव का बेस्ट आता कि नहीं आता। और इसलिए जो जनरल है उसका स्टडी नहीं करना है, क्योंकि वो तो रूटीन है। जो एक्सेप्शनल्स रहते हैं उस पर फोकस करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू रूटीन एग्जाम्पल। रूटीन ज्यादा पूछते ही नहीं हो। तो गूगली, क्रिकेट की भाषा में बोले तो गूगली बॉल ज्यादा डालते हैं जिसपे बच्चे ऑलवेज क्लीन बोल्ड। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अब देखते हैं अपन, तो यहां पे एक रूल है एटॉमिक साइज डिसाइड करने के लिए। पहला रूल है एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। ये रूल ध्यान में रखना। जिसके पास नंबर ऑफ शेल ज्यादा रहते हैं उसकी साइज ज्यादा होती है, जिसके पास नंबर ऑफ शेल्स कम होती है उसकी साइज कम होती है। कॉमन रूल है हमारा पहला। दूसरा रूल है इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। अगर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर ध्यान रखना। इतने दो रूल मेजॉरिटी में ध्यान में रखना। बाकी मैं अभी तुमको डिटेल में धीरे धीरे जैसे जाएंगे वैसे एक एक पत्ता खुलते जाएंगे अपन। तो पहला रूल क्या एटॉमिक साइज डिटरमाइन करने का, कि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स एंड इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम देन एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये दो रूल अच्छे से आप लोग लिख लो, यानी पहले हेडिंग डालो रूल्स टू डिसाइड एटॉमिक साइज। ऐसा पहले लिखो नोट में आप, और फिर उसके नीचे लिखो एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा रूल, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ शेल्स आर सेम देन एटॉमिक साइज is inversely proportional to their atomic number. ओके, अब एक्सप्लेन करेंगे अपने इसको। ये दो रूल अप्लाई करते। अब यहां पे देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, इन दोनों का एक एक का कंपेयर करते हैं। तो जैसे यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे क्लोरीन है, दोनों के वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा है? फ्लोरीन की, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ शेल 2 ही है, इसके पास नंबर ऑफ शेल 3 है। यानी फ्लोरीन की साइज जो है वो स्मॉल है और क्लोरीन की साइज लार्ज है, और इसलिए क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, एंड ये पावरफुल लुटेरा है, ये हमारा कमजोर लुटेरा है। फ्लोरीन और सल्फर दो ही शेल है, 3 शेल है, फ्लोरीन की साइज स्मॉल है, इसकी साइज लार्ज है, इसलिए फ्लोरीन ही पावरफुल विड्रॉइंग है, क्लोरीन की कम है। फ्लोरीन और फास्फोरस, यहाँ पे 2 ही शेल है, यहाँ 3 शेल है, इसकी साइज लार्ज है, इसकी साइज स्मॉल है, यानी फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस 3। इन तीनों के फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइज स्मॉल। दूसरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। अब तो फर्स्ट ऐसा क्या गाड़ा कि इन तीनों के पास नंबर ऑफ शेल 2 ही है, अब क्या करें? लेकिन इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके 7 है। मैं एक और बात बता दो, एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इसका 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव चार्जेस है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 पॉजिटिव चार्जेस है, 8 नेगेटिव चार्जेस है। और फ्लोरीन की बात करेंगे तो 9 पॉजिटिव चार्जेस है और 9 नेगेटिव चार्जेस है। अब नंबर ऑफ शेल के हिसाब से जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, तो हमारे हिसाब से एटॉमिक साइज सेम हुई। लेकिन अब हमें मालूम है कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। और जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ज्यादा रहेंगे उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसको न्यूक्लियर चार्जेस। और इसीलिए फ्लोरीन में 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव चार्ज है, तो ये कॉम्पैक्टली अट्रैक्ट है, ये शेल न्यूक्लियस की तरफ कॉन्ट्रैक्ट एकदम कॉम्पैक्टली अट्रैक्ट की हुई है। ओके, अब थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ गए तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कम हो गए, अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, यानी थोड़ी साइज लूज हो गई, यानी ऑक्सीजन की साइज थोड़ी सी फ्लोरीन से ज्यादा है। और नाइट्रोजन के पास जाएंगे तो और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम है, और साइज और अट्रैक्शन कम हो गया, यानी साइज बढ़ गई।
और इसलिए इन तीनों में फ्लोरीन की साइज सबसे कम है, ऑक्सीजन की साइज उससे थोड़ी बड़ी है और नाइट्रोजन की साइज सबसे बड़ी इन तीनों में। और इसलिए दूसरा रूल था कि अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा उसकी साइज कम रहेगी और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी साइज बड़ी रहेगी। और इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट साइज, ऑक्सीजन उससे थोड़ा सा बड़ा है और नाइट्रोजन। इन तीनों में पावरफुल कौन है? तो फ्लोरीन इज द मोस्ट डेंजरस, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ओके, अब इधर देखते हैं। यहां की बात करेंगे तभी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के बाद 3 शेल है, यानी नंबर ऑफ शेल पर से हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्जेस पर से हम डिसाइड करते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी साइज कम, यानी क्लोरीन की साइज कम हो गई, उससे थोड़ी बड़ी सल्फर की, उससे बड़ी फास्फोरस की हो गई। और इसीलिए ख्याल में रखना इन तीनों में सबसे डेंजरस है क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस। लेकिन यहां फ्लोरीन ही नहीं, ऑक्सीजन को भी अगर इन तीनों के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन मोर डेंजरस, क्योंकि साइज छोटी है उसकी और इनकी बड़ी। नाइट्रोजन इज मोर डेंजरस देन ऑल दिस थ्री, क्योंकि इनकी साइज बड़ी उसकी साइज छोटी है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइज है। तो इस तरीके से हुआ। अब एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है देखते हैं अपन। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए अब, विच इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन द केमिस्ट्री, दैट इज फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम सल्फर, उससे कम फास्फोरस। यानी हमारे केमिस्ट्री का डॉन है फ्लोरीन। ये हमारे केमिस्ट्री का नंबर 1 खतरनाक डेंजरस आतंकवादी। ये दुनिया में जहां भी जाएगा, जिस वक्त भी जाएगा, जैसे भी जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूट के लाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। समझ में? थोड़ा सा एक और एक्सेप्शन आता है, यहां थोड़ा प्रॉब्लम आता है। क्यों आता है? पहले तो मैंने साइज के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया, अब रीजन बता दो। नाइट्रोजन इज फार अवे फ्रॉम नियॉन, बट क्लोरीन इज वेरी क्लोज टू द एरेगॉन। ऐसा समझो कि क्लोरीन रोज अपना दरवाजा खोला कि उसको एरेगॉन दिखता, नाइट्रोजन ने दरवाजा खुला तो भी उसको नियॉन दिखता नहीं। यानी इसका मतलब इसकी जेलसी क्लोरीन की इसके जैसे बनने की ज्यादा है, नाइट्रोजन की जेलसी इसके जैसे बनने की कम है। अपने गाउठी आंसर बता रहा हूं, यानी दिमाग में रहने के लिए। और इसलिए भले ही इसकी साइज बड़ी हो, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति ज्यादा है। भले ही इसकी साइज कम हो, लेकिन इसकी इच्छा शक्ति थोड़ी कम है। और इसलिए यहां पे थोड़ा माइनर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है। क्लोरीन इज क्वाइट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, कुछ बुक्स में ऑलमोस्ट इक्वल बताइए। हालांकि नाइट्रोजन की ज्यादा होना चाहिए, क्लोरीन की कम, बट क्लोरीन हैविंग वेरी हाई अफिनिटी, हाई टेंडेंसी टू बिकम लाइक एरेगॉन देन द नाइट्रोजन। सो दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। यानी हमारे केमिस्ट्री का अंडरवर्ल्ड डॉन फ्लोरीन। ये जब चाहे जैसे चाहे, जिस हालत में चाहे, जिसको चाहे लूटना है लूट डालेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ऑक्सीजन किस किस को लूटेगा? फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि ये तो बॉस है, उसको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी दुनिया के सारे एलिमेंट को ऑक्सीजन लूट सकता। रहा सवाल, जैसे बड़े बड़े टेररिस्ट के नाम सुने होंगे तुमने, है ओसामा बिन लादेन, वो अल बगदादी, नंबर 1 डेंजरस थे, लेकिन उनको मारने के लिए सालों साल लगे। क्यों? क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बाहर नहीं निकलते थे। तो फिर उनका कामकाज कौन चलाता था? तो उनकी चिल्ले चपाटे। तो हमारे केमिस्ट्री में चिल्ला चपाटा कौन है जो काम चलाता? ऑक्सीजन। हर जगह इंटरफेयर करता हो। तुम्हारे नाक में, मेरे नाक में कौन घुस रहा है फिलहाल? कौन घुस रहा है? ऑक्सीजन। क्यों घुस रहा है? तो हमारे दिमाग में ही क्यों ना, कौन है वो टेररिस्ट? काय के लिए घुस रहा है? इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी हमारे नाक के अंदर जा रहा है तो अपने नाक में से रेस्पिरेशन का उसको कोई लेना देना नहीं। उसको मतलब है अंदर जाके इलेक्ट्रॉन लो। जिनका बायोलॉजी अच्छा है उनको मालूम होगा, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एफी मेटल है, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन लेने घुसता है। और जिसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन उसके नाक के पास से पलट के जाता है तो हाँफने लगता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन, बायोलॉजी, बायोकेमिकल, एक बायोमोलिक्यूल अपना एक चैप्टर है उसमें, अभी तो बताया। तो हर जगह खाते भी क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स, पीते भी क्या? तो वाटर। हर जगह कौन है? हर जगह, हर इसमें ऑक्सीजन है। और इसलिए पूरी दुनिया पे राज ऑक्सीजन करता है। लेकिन ऑक्सीजन किससे डरता है? फ्लोरीन से डरता है, बाकी किसी से नहीं। ये क्लोरीन किससे डरता है? इन दोनों से। बाकी सब पे अटैक करता है। नाइट्रोजन किससे डरता है? इन तीनों से। इन तीनों पे वो सपने में भी अटैक नहीं कर सकता, ये कभी भी।
अगर मान लो एक दिन बहुत ये ऑक्सीजन की बहुत सड़क है, इसने मार 2-3 पैक मार लिए और कसम खाया जमीन पे मिट्टी लेके कि आज मैं क्लोरीन को लूट के आता, तो ये जाते वक्त तो दिखेगा, कभी जिंदगी में वापस आएगा वहां से? 100% नहीं। तो ऐसी जगह हमला क्या क्यों करना जहां से वापस आने का चांस नहीं? तो हम तो इंसान है, ये बेजान भी वैसे करते, दे विल नेवर अटैक ऑन इट, कभी सपने में भी नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर के उधर हो जाए, क्लोरीन पे कोई हमला नहीं कर सकता एलिमेंट, समझ में आया? और हमारे केमिस्ट्री का जो नॉन मेटल है, अभी पहले भी इसमें सर से चिल्ला चपाटा कौन है? फास्फोरस। कोई भी एरा गिरा आके उसको लूट के चला जाता है। अगर ये फास्फोरस, मान लो ये कोई तुम्हें पिकनिक पे गए, क्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सारे नॉन मेटल पिकनिक पे गए, और मान लो फास्फोरस, बाकी वहां कोई भी नहीं है, मेटल भी नहीं है, मेटालाइट भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और उसको इमरजेंसी आ गई इलेक्ट्रॉन, अब वो किससे लेंगे? इसमें से किससे लेंगे? तो अपने अपने दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। तो कितना भी कुछ भी हो, ये फास्फोरस इन पर एक पर भी हमला नहीं कर सकता। अगर हमला करेगा तो उसकी जिंदगी का आखिरी हमला होगा, क्योंकि वो वापस ही नहीं आएगा। और इसलिए इसको कितनी भी इमरजेंसी आए, फास्फोरस विल नेवर अटैक ऑन एनी दिस एलिमेंट, लेकिन फ्लोरीन कैन अटैक ऑन एनीवन। हाँ, सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर फास्फोरस पे अटैक कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन पे नहीं। ये जिस बंदे को समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस उसके लिए चुटकी का खेल है। क्यों? तो उसके आंखों के सामने सब आएगा कि एक आदमी ने बैठा और फास्फोरस का अटैक क्लोरीन पे करते बैठा रिएक्शन में, ये पॉसिबल है। जो बच्चा समझ रहा है वही समझ जाएगा कितना गधा है करके, लेकिन उसके लिए ये नॉलेज हमारे सामने चाहिए। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो आपके दिमाग पे फिट चाहिए। इतना अगर आप करते हैं आराम से, तो इस तरीके से दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन। एक्सपेक्टेड क्या था हमारा? इस टाइप से था, ये एक्सपेक्टेड है, और ये हमारा ऑब्जर्व है। ये भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव में, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर एंड व्हाट इज द ऑब्जर्व इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यही दिखेंगे, ये थोड़ी दिखता है, ये तो साइंस के रूल के मुताबिक है, ये फैक्ट है। तो अभी पढ़ाई करते वक्त आपके दिमाग में ये परमानेंट चाहिए कि अगर किसी ने पूछा विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द अमंग फर्स्ट 20, तो फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम सल्फर और सबसे कम फास्फोरस। तो अपन ने जहां नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखी थी, वहां पे आप लोग अपन ने लिखा था कि द एलिमेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल इज नॉन मेटल। नीचे लिखा था नॉन मेटल इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके नीचे लिखो द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल इज, the decreasing electronegativity order of non-metal is, और फिर इसके नीचे ये लिखता हूं। तो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हुआ। ये कभी भूलना नहीं, ये भूल गए इसका मतलब तुम सारे केमिस्ट्री में कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहेंगे, और इसलिए ये हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे। ओके, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर की बात करेंगे तो वापस अब क्या, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बात है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन जिसकी जिस मेटल की साइज बड़ी होती है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी साइज स्मॉल होती है वो स्लो डोनेट करेंगे। तो नेचुरली अभी अगर देखा गया तो मैंने लिथियम और सोडियम को अगर कंपेयर किया तो हु इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन रैपिडली। तो 100% हमारे मुताबिक अभी लिथियम के पास 2 ही शेल है, उसकी साइज कम है। सोडियम विल डोनेट द फास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसकी साइज बड़ी है। मैंने लिथियम को अगर मैग्नीशियम के साथ कंपेयर किया तो मैग्नीशियम विल डोनेट द फास्ट इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बाकी का बाद में जगते बैठेंगे। मैंने अगर लिथियम को एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर किया तो एल्यूमिनियम इज द फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनर कंपेयर टू लिथियम, यानी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है देन लिथियम। तो ये सारी चीजें हमें पता होना। बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम की इन दोनों के कंपेयर में तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इज स्ट्रॉन्गर मेटल देन बेरिलियम, क्योंकि इसके बाद 2 ही शेल है, इसके बाद 3 शेल है।
बोरान की बात करते हैं तो बोरान के बाद 2 शेल है, इनके बाद 3 है। तो बोरान के कंपेयर में सारे स्ट्रॉन्ग मेटल है, सारे हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। सोडियम की और मैं पोटेशियम की बात करता हूं तो सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम इज द स्ट्रॉन्ग मेटल, क्योंकि यहां पे ये 4 शेल है, यहां 3 ही शेल है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मेटल है। और उसके बाद कैल्शियम की बात करते हैं इनके साथ, तो कैल्शियम स्ट्रॉन्ग मेटल है क्योंकि इनके बाद 3 शेल है, इनके बाद 4 है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग ये दोनों है। उससे वीक ये है, उससे वीक ये है। अभी फिलहाल हमारा एटॉमिक साइज के बेसिस पे चालू करते हैं। अब फिर इन दोनों में कौन, तो इन दोनों के पास 4 शेल है, इसलिए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी साइज कम है, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी साइज बड़ी है। यानी पोटेशियम इज स्ट्रॉन्ग मेटल देन कैल्शियम, क्योंकि जिसकी साइज लार्ज रहेंगी वो इलेक्ट्रॉन डोनर फास्ट रहेगा, जिसकी साइज कम रहेगी वो स्लो इलेक्ट्रॉन डोनर रहेगा। ओके, इन तीनों की बात करेंगे तो तीनों के पास नंबर ऑफ शेल सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर की रिवर्स में जाएंगी उसकी साइज। तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है तो इसकी साइज सबसे छोटी हुई, और इसका एटॉमिक नंबर कम है तो साइज बड़ी हुई, और इसलिए यहां पे आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ग्रेटर द एटॉमिक नंबर स्मॉलर द साइज। और इन तीनों की बात करेंगे तो लिथियम की साइज सबसे बड़ी है, बेरिलियम की कम है, बोरान की और कम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ज्यादा, एटॉमिक नंबर कम साइज, कम एटॉमिक नंबर ज्यादा साइज। अब ओवरऑल ऑर्डर लगाएंगे अपन तो हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद लिथियम, देन बेरिलियम एंड देन बोरान। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ओके, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर? सबसे पावरफुल पोटेशियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन लिथियम, देन बेरिलियम एंड देन बोरान। दिस इज ऑर्डर, लेकिन एक्सपेक्टेड। अब बारी आती है थोड़ा यहां पे लिथियम, यहां पे सोडियम और यहां पे पोटेशियम, इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो दे आर वेरी क्लोज टू दी इनर्ट गैसेस, और इसलिए यहां साइज का फैक्टर ज्यादा अलग हो जाता है। और एक्सपेक्टेड क्या आता है? पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम। फिर 2 नंबर पे जो आता है, फिर आता है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, लास्ट में बोरान। दिस इज द ऑब्जर्व्ड एंगल। क्यों? तो हमें मालूम है कि इनको इमीडिएटली इनके जैसे बनना है तो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा दूर है, इसमें टेंडेंसी कम हो गई, मैग्नीशियम है उसमें, और बोरान और एल्यूमिनियम में तो एकदम कम। तो इस तरीके से ये जो मेटल का है वो मेटल की इसमें लिख डालो। यहां आपने मेटल का लिखा था, पहले लिखा था द एलिमेंट विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल इज द मेटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यहां लिख डालो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरान। तो इस तरीके से हमारा मेटल और नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑर्डर आज हो गया। बाकी का अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज जो बोला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सारी केमिकल रिएक्शन, सारी फिजिकल केमिस्ट्री, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर डिपेंड है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।